क्लिंट बार्टन मतलब हॉकाई को फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है। वह अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। दूसरी तरफ एवेंजर्स की टीम थानोस से लड़ रही थी। अब थानोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है। आखिरकार वह चटकाता है और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया की आधी आबादी मिट जाती है। क्लिंट का परिवार भी मिटाए गए लोगों में शामिल था। वह अपने परिवार का अकेला जीवित सदस्य था। शुरुआत में क्लिंट बार्टन को समझ नहीं आया कि उसका परिवार कहां चला गया। जब उसे सच्चाई का एहसास होता है तो वह जानता है कि थानोस ने उसके परिवार को नष्ट कर दिया है। यहाँ वह ब्रह्मांड के सभी बुरे लोगों को खत्म करने का फैसला करता है। वह क्लिंट बार्टन की पहचान छोड़ देता है। अब वह एक नकाबपोश हत्यारे के रूप में बदल चुका था। सीन शिफ्ट होता है आयरन मैन मतलब टोनी स्टार्क और नेब्यूला की ओर। वे टाइटन ग्रह से अपने जहाज में पृथ्वी की ओर जा रहे थे। उन्होंने यात्रा में कुल 22 दिन बिता दिए। उन 22 दिनों के बाद उनके पास सभी खाने पीने की चीजें खत्म हो गई। इससे टोनी स्टार्क की हालत खराब हो गई। नेब्यूला एक रोबोट थी, इसलिए उसे खाने या पानी न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। टोनी स्टार्क अकेले सभी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। टोनी स्टार्क ने पूरी तरह से हिम्मत हार दी। वह मरने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करता है। फिर उसी समय एक चमत्कार होता है। कैप्टन मार्वल उसके सामने आती है। जब कैरल उनके जहाज को देखती है तो वह उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। वह उनके जहाज को पृथ्वी पर ले आती है। कैप्टन मार्वल भी एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किरदार है। फिर दिखाया जाता है कि जब थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के बाद झटकाया, सभी लोग राख में बदलकर मिट रहे थे। लेकिन निक फ्यूरी ने उस समय कैप्टन मार्वल को एक संदेश भेजा। संदेश मिलने के बाद कैप्टन मार्वल पृथ्वी पर आती है। इसी दौरान वह टोनी स्टार्क के जहाज को वहां देखती है। वह जहाज को पृथ्वी पर ले आती है। पृथ्वी पर आने के बाद कैरल को थानोस के बारे में सारी जानकारी मिलती है। थानोस की शक्ति जानने के बाद वह सभी एवेंजर्स को एक सुझाव देती है, क्यों न हम सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को फिर से इकट्ठा करें और इस समय रेखा में वापस इस्तेमाल करें। इससे सभी मरे हुए लोग फिर से जीवित हो जाएंगे और हम थानोस को भी खत्म कर सकते हैं। वे अपने सिस्टम से खास जानकारी प्राप्त करते हैं। रॉकेट बताता है कि जब थानोस ने चटकाया तब एक ऐसी तरंग फैली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ठीक वही तरंग 2 दिन पहले एक आकाशगंगा में दोबारा दिखाई दी। शायद थानोस ने फिर से चटकाया होगा, इसीलिए हमने ये तरंग दोबारा महसूस की। यहाँ सभी एवेंजर्स को पता चलता है कि थानोस ने फिर से अपने इन्फिनिटी स्टोन्स का उपयोग किया है। वे उसकी तरंगों से उसके संकेतों को ट्रैक करते हैं। वे उस ग्रह पर पहुंचते हैं जहां थानोस था। थानोस यहाँ दिखाया जाता है। वह थका और कमजोर नजर आ रहा था। वहां पहुंचकर वे थानोस को पकड़ लेते हैं। वे उससे पूछते हैं सभी इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ हैं? थानोस उन्हें बताता है, मैंने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर दिया ताकि कोई इन्हें दोबारा जोड़कर इस ब्रह्मांड को पहले जैसा न बना सके। थॉर गुस्से में आ जाता है। वह अपने हथौड़े से थानोस का अंत कर देता है। वह वहीं थानोस को खत्म कर देता है। क्योंकि अब इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे तो वे सभी निराश हो गए। मरे हुए लोग अब कैसे जीवित होंगे? वे सब हताश हो जाते हैं। वे अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। थॉर एक नई जगह पर रहने लगता है। ये नॉर्वे में थॉर ने पूरी तरह से अपनी हिम्मत खो दी थी क्योंकि वे थानोस से हार गए थे और इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं पा सके थे। अब थॉर आलसी हो गया था और अलग अलग नशे लेने लगा। इससे वह मोटा हो गया। दूसरी तरफ हल्क ने खुद को ब्रूस बैनर के साथ जोड़ लिया था। इस पर उसने कई सालों तक काम किया। इसके परिणाम स्वरूप वह आखिरकार प्रोफेसर हल्क बन गया, जिसमें ब्रूस बैनर का तेज दिमाग और हल्क की ताकत दोनों थे। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका ने एक समूह बनाया है। कैप्टन अमेरिका बचे हुए लोगों को सिखाता है कि उन्हें अतीत के बजाय भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। वह अक्सर इस बारे में चर्चा करता है कि जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए। दूसरी ओर टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने पेपर पॉट्स से शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी थी। टोनी अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा था और बाकी दुनिया से कट चुका था। इस बीच 5 साल बीत गए। जब एंटमैन थानोस के चटकाने के प्रभाव से कण लेने गया तो वह वहां फंस गया। जिस लैब में वह गया था वह एक वैन में थी, लेकिन वहां एक चूहा था। उसकी वजह से मशीन फिर से चालू हो गई और एंटमैन यानी स्कॉट लैंग वापस हमारी दुनिया में लौट आया। जिस दुनिया में वह गया था वह हमारी दुनिया से अलग थी। वहां का समय और आयाम हमारी दुनिया से अलग थे। समय के इस अंतर के कारण उस दुनिया के 5 घंटे हमारी दुनिया के 5 वर्षों के बराबर थे। जब थानोस ने आधी आबादी खत्म कर दी थी, यह घटना 5 साल पहले हुई थी, लेकिन उस दुनिया में सिर्फ 5 घंटे बीते थे। 5 घंटे बिताने के बाद जब स्कॉट लैंग अपनी दुनिया में वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ बदल गया था। उसकी बेटी भी 5 साल बड़ी हो चुकी थी। इस स्थिति को समझने के बाद स्कॉट अपने दोस्त यानी एवेंजर्स के पास गया। वह उन्हें बताता है कि जब से थानोस ने चटकाया तब से 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन दूसरी दुनिया में सिर्फ 5 घंटे गुजरे हैं। स्कॉट कैप्टन अमेरिका को समझाता है कि अगर हम पिमकनों और उस दुनिया का सही उपयोग करना सीख लें तो हम 5 साल पहले जाकर सभी घटनाओं और गलतियों को ठीक कर सकते हैं। कैप्टन अमेरिका उससे सहमत हो जाता है। अब एंटमैन कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो टोनी स्टार्क से मदद मांगने जाते हैं। टोनी अपने परिवार के साथ एक हिल स्टेशन पर रहता था। वे उसे अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि अगर हम उस दुनिया का सही तरीके से उपयोग करना सीख ले
तो हम अतीत में जाकर सब कुछ सही कर सकते हैं। टोनी स्टार्क को पता था कि इस काम में खतरा और जोखिम है। अगर वह इसमें शामिल होता है तो उसका परिवार भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए टोनी स्टार्क स्पष्ट रूप से उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। वहां से वे निराश होकर चले जाते हैं। अब क्योंकि टोनी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था, इसलिए वे हल्क के पास जाते हैं, जो अब प्रोफेसर हल्क बन चुका था। ब्रूस बैनर का दिमाग तेज था, इसलिए वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वे अब टाइम मशीन बनाने का काम शुरू करते हैं। प्रयोगों के बाद वे पता लगाते हैं कि हल्क द्वारा बनाई गई टाइम मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। ये उन्हें उस समय में नहीं ले जा रही थी जहां उन्हें जाना था। इस बीच टोनी स्टार्क अपने जार्विस के साथ टाइम मशीन पर काम कर रहा था। अचानक उसके कोड सक्रिय हो जाते हैं और आखिरकार एक टाइम मशीन बन जाती है। अब टोनी स्टार्क को अपना फैसला बदलना पड़ता है। शुरुआत में वह सोच रहा था कि वह अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता, वह सिर्फ अपने परिवार को बचाएगा। लेकिन उसकी पत्नी पेपर पॉट्स उसे समझाती है, तुम पूरे ब्रह्मांड को हमारे लिए खतरे में नहीं डाल सकते। हमारी चिंता मत करो, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश करो। यह हमारे लिए सौभाग्य या उपहार होगा। टोनी अपनी पत्नी की बात मानता है और टाइम मशीन पर काम करना शुरू करता है। फिर वह कैप्टन अमेरिका के पास जाता है और उसके लिए वाइब्रेनियम से बनी एक शील्ड लेकर आता है। इसके बाद नताशा टोक्यो जाती है ताकि क्लिंट बार्टन को वापस ला सके। वह उसे समझाती है कि एक नकाबपोश हत्यारे की तरह लोगों का अंत करने से तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तुम केवल अपने परिवार को अपने सामने देखकर संतुष्ट हो सकते हो। हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद रॉकेट और हल्क नॉर्वे पहुंचते हैं, जहां थॉर था। थॉर अब बेकार जैसा लग रहा था। वह बहुत मोटा और आलसी हो चुका था और अब इन लड़ाइयों से उसका कोई संबंध नहीं था। वे उसे समझाते हैं कि अगर मशीन काम करेगी तो तुम थानोस से अपना बदला ले सकोगे। इसके साथ हम ब्रह्मांड में मरे हुए लोगों को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। थॉर इस बात से सहमत होता है और टीम में शामिल हो जाता है। टाइम मशीन का परीक्षण शुरू होता है। एवेंजर्स को अलग अलग समूहों में बांटकर विभिन्न समय रेखाओं में भेजा जाता है। फिर यह दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और हल्क 2012 की समय रेखा में पहुंचते हैं। उस समय न्यूयॉर्क में युद्ध चल रहा था। 2012 की समय रेखा के अनुसार 3 इन्फिनिटी स्टोन्स वहां मौजूद थे, टाइम स्टोन, स्पेस स्टोन और माइंड स्टोन। माइंड स्टोन वही था जिसे थानोस ने लोकी को दिया था। टोनी और एंटमैन एवेंजर्स टॉवर जाते हैं स्पेस स्टोन लेने के लिए, लेकिन वहां एक समस्या हो जाती है। हल्क आता है और उनकी योजना बिगाड़ देता है। इस दौरान लोकी स्पेस स्टोन लेकर भाग जाता है। दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका का सामना अपने पुराने रूप से होता है। वे कुछ समय तक लड़ते हैं, लेकिन अंततः नया कैप्टन अमेरिका माइंड स्टोन लेने में सफल हो जाता है। इसके बाद हल्क टाइम स्टोन लेने जाता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि गुरु मां के पास टाइम स्टोन होता है। हल्क उनसे टाइम स्टोन मांगता है तो गुरु मां कहती है, अगर मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे दूं तो ब्रह्मांड में कई समय रेखाएं बन जाएंगी, जिससे हमारी समय रेखा बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। यहाँ हल्क गुरु मां को समझाने की कोशिश करता है कि भविष्य में भयानक घटनाएं घटेंगी, इसलिए उसे टाइम स्टोन चाहिए। लेकिन फिर भी गुरु मां उसकी बात नहीं मानती। तब ब्रूस बैनर कहता है, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस को टाइम स्टोन दिया है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बड़ी योजना है। यह सुनकर गुरु मां सहमत हो जाती हैं और अंततः हल्क को टाइम स्टोन दे देती है। अब कैप्टन अमेरिका और हल्क को टाइम और माइंड स्टोन मिल जाते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क और एंटमैन अभी भी स्पेस स्टोन नहीं ढूंढ पाते। इसलिए कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क तय करते हैं कि वे अतीत में और पीछे जाएंगे और स्पेस स्टोन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वे 1970 की समय रेखा में पहुंचते हैं। यहाँ टोनी स्टार्क के पिता को दिखाया जाता है। टोनी अपने पिता से मिलकर खुश होता है, साथ ही वह सफलतापूर्वक वहां से स्पेस स्टोन भी प्राप्त कर लेता है। कैप्टन अमेरिका भी वहां मौजूद था, इसलिए उसे पिमकन भी मिल जाते हैं। पिमकन प्राप्त करने के बाद वे अपनी असली समय रेखा में लौट आते हैं। दूसरी ओर थॉर और रॉकेट 2013 की समय रेखा में पहुंचते हैं। उन्हें रियलिटी स्टोन लेना होता है जो जेन फोस्टर के शरीर में था। वे जेन फोस्टर की लोकेशन पर जाते हैं। थॉर अपनी मां से मिलता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। थॉर की मां जादूगरनी थी, इसलिए उसने थॉर की सभी कठिनाइयों को समझ लिया। इसलिए वह थॉर को समझाने की कोशिश करती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय थॉर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसका हथौड़ा वापस आ जाता है। दूसरी ओर रॉकेट जेन फोस्टर के शरीर से रियलिटी स्टोन लेने में सफल हो जाता है। इसके बाद वे अपनी समय रेखा में लौट आते हैं। इसके बाद क्लिंट बार्टन और ब्लैक विडो को दिखाया जाता है जो 2014 की समय रेखा में पहुंचते हैं। वे यहाँ सोल स्टोन लेने आते हैं। वे रेड स्कल से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि इस स्टोन के बदले एक आत्मा का बलिदान देना होगा। अगर तुम सोल स्टोन चाहते हो तो तुम्हें एक आत्मा की कुर्बानी देनी होगी। वे समझ जाते हैं कि अगर वे दोनों में से किसी एक की कुर्बानी नहीं देंगे
तो वे सोल स्टोन प्राप्त नहीं कर सकते। वे एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे एक दूसरे से काफी संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत में नताशा खुद को बलिदान कर देती है और सोल स्टोन प्राप्त हो जाता है। क्लिंट बार्टन अंततः सोल स्टोन प्राप्त कर लेता है और अपनी वास्तविक समय रेखा में वापस लौट आता है। इसके बाद दृश्य नेबुला और जेम्स रोड्स की ओर चला जाता है, जो 2014 की समय रेखा में टाइटन ग्रह पर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही पीटर क्विल मौजूद था। वे पावर स्टोन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और पीटर क्विल को बेहोश कर देते हैं, लेकिन तभी नेबुला को उसकी पुरानी समय रेखा की नेबुला के कारण कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इसका असर यह होता है कि उसका ट्रांसमीटर खराब हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। थानोस की टीम उसे पकड़ लेती है और उसकी यादों को स्कैन करती है, जिससे थानोस को भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का पता चल जाता है। उसे यह भी मालूम हो जाता है कि उसने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स प्राप्त कर लिए थे और ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या को समाप्त कर दिया था, जिससे उसकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है। थानोस नेबुला से पिमकन भी ले लेता है और उसे एक अपग्रेडेड वर्जन में बदलने के बाद अपनी पूरी सेना के साथ 2023 की समय रेखा में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इस बीच एवेंजर्स सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नई सोने की आर्मर में लगाते हैं, ताकि ब्रह्मांड से समाप्त हुई जनसंख्या को वापस लाया जा सके। जब यह तय करना होता है कि इसे कौन इस्तेमाल करेगा, तो पहले थॉर आगे आता है, लेकिन हल्क उसे रोकते हुए कहता है कि यह गामा किरणों से भरा हुआ है और उसे ही इसे उपयोग करना चाहिए। हल्क स्नैप करता है, जिससे सभी गायब हुए लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन उसकी हालत खराब हो जाती है। इसी दौरान थानोस अपनी टीम के साथ एवेंजर्स के ठिकाने पर बमबारी कर देता है, जिससे वहां एक बड़ा विस्फोट होता है। इसके बाद थानोस सोचता है कि वह इस बार पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देगा और एक नया ब्रह्मांड बनाएगा, जहां केवल वही सर्वोच्च शक्ति होगा। इसके बाद फिल्म की सबसे शानदार लड़ाई शुरू होती है, जहां थानोस और उसकी सेना एवेंजर्स से भिड़ जाते हैं। क्लिंट बार्टन इन्फिनिटी स्टोन्स को बचाने के लिए भागता है, जबकि कैप्टन अमेरिका थानोस से मुकाबला करता है और उसका हथौड़ा उठाकर लड़ाई करता है। हालांकि थानोस बेहद ताकतवर था और उसकी सेना एवेंजर्स पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज और अन्य सुपर हीरो वापस लौट आते हैं और एवेंजर्स की मदद के लिए लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क की ओर इशारा करता है, जिससे टोनी को समझ में आ जाता है कि यही वह एकमात्र मौका है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भविष्य में देखा था। टोनी तुरंत इन्फिनिटी स्टोन्स को थानोस से चुरा लेता है और अपनी आर्मर में लगाकर कहता है, मैं आयरन मैन हूं। इसके बाद वह स्नैप करता है, जिससे थानोस और उसकी पूरी सेना राख में बदल जाती है। इस लड़ाई के बाद आयरन मैन बुरी तरह घायल हो जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे सभी एवेंजर्स गहरे शोक में डूब जाते हैं। टोनी स्टार्क का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां सभी सुपर हीरो उसे श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ जाने का फैसला करता है, जबकि एवेंजर्स सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी वास्तविक जगह पर रखने का निर्णय लेते हैं। यह काम कैप्टन अमेरिका को सौंपा जाता है, जो टाइम मशीन की मदद से सभी स्टोन्स को उनकी जगह पर वापस रख देता है। हालांकि वह 1945 की समय रेखा में रहकर अपनी अधूरी जिंदगी पूरी करने का फैसला करता है और अंत में 2023 में एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में वापस लौटता है। वह अपनी डाल फाल्कन को सौंपकर कहता है कि अब वह नया कैप्टन अमेरिका होगा। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।